हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कॉलीलिथियसिस, जिसे हम गॉल स्टोन भी कहते हैं। गॉल स्टोन यानी जो गॉल ब्लैडर होता है, जिसे हम पित्त की थैली कहते हैं, उसमें क्या हो जाता है, अगर स्टोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है दैट इज गॉल स्टोन, जिसे हम कॉलीलिथियसिस, कॉली मीन्स गॉल ब्लैडर और लिथियसिस मीन्स स्टोन का फॉर्मेशन। ओके, आज हम डिस्कशन करेंगे कॉलीलिथियसिस के बारे में। एक्चुअल में कॉलीलिथियसिस होता कैसे है और होता क्यों है, ये सब चीज़ें हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। कितने टाइप के कॉलीलिथियसिस होते हैं, पेशेंट जब हमारे पास आएगा तो उसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, कैसे हम उसकी इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे और क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ गॉल स्टोन। एक्चुअल में गॉल स्टोन क्या होता है कि कुछ जो हमारा जो बाइल, गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, बाइल जो होता है, जो लीवर जो बाइल को प्रोड्यूस करती है, उस बाइल को स्टोर करने का काम किसका होता है, हमारा गॉल स्टोन का होता है। ठीक है, पर स्टोर भी कितना कि नॉर्मल, अगर जैसे कोई हमने फूड लिया, फैटी फूड लिया, तो वो क्या करता है, एक सिग्नल जाता है गॉल ब्लैडर के द्वारा गॉल ब्लैडर के पास, और गॉल ब्लैडर क्या करता है, स्क्वीज करता है। स्क्वीज के बाद में जो बाइल है वो हमारा सीक्रेट आउट हो जाता है। अगर ज्यादा टाइम तक अगर ये गॉल ब्लैडर के अंदर ही अगर बाइल पड़ा रहेगा तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टोन्स का फॉर्मेशन होता है। डेफिनेशन क्या है कि गॉल स्टोन्स आर द सॉलिड कंक्रीशंस फॉर्म्ड इन द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर कुछ सॉलिड कंक्रीशंस, कुछ सॉलिड चीजें देखने को मिलती हैं गॉल ब्लैडर में या फिर बिलियरी ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ बाइल, जो बाइल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके प्रेसिपिटेट होने की वजह से, उनके इकट्ठे होने की वजह से, उनके वहां पे पड़े रहने की वजह से कुछ सॉलिड कंक्रीशंस बन जाते हैं, जिसे ही हम क्या कह देते हैं, गॉल स्टोन्स कह देते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि जैसे कि मैं एक बार थोड़ा सा बताऊं, जैसे देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ऊपर ये लीवर वाला पोर्शन है। ठीक है, लीवर से क्या होती है, लीवर से राइट एंड लेफ्ट दो हमारी क्या होती है, हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक डक्ट्स निकलती है, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ठीक है, इस साइड हमारा होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के पास क्या होता है, गॉल ब्लैडर के पास होता है सिस्टिक डक्ट। ठीक है, इन दोनों ने ऊपर से आके, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट ऊपर से आके कॉमन हिपेटिक डक्ट का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ठीक है, और जब इधर से सिस्टिक डक्ट आती है तो कॉमन हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि जाके ड्यूडिनम के अंदर ओपन होती है और वहां पे बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। ठीक है, इसी में ये है कि अगर स्टोन्स अगर कोलेस्ट्रॉल के होंगे देन वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हो जाएंगे, अगर पिगमेंट्स के होंगे देन वो पिगमेंट स्टोन्स हो जाएंगे, और अगर वो दोनों टाइप के मिलेंगे अगर गॉल ब्लैडर के अंदर तो मिक्स्ड स्टोन्स हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन के। मोस्टली जो पेशेंट्स के अंदर 80% केसेस के अंदर हमेशा कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं और रेडियोल्यूसेंट होते हैं। रेडियोल्यूसेंट क्या होते हैं, रेडियोल्यूसेंट का मतलब होता है जब हम एक्सरे वगैरह परफॉर्म करवाएंगे पेशेंट का, तो जो एक्सरेज जो होती है वो क्या कर देती है, ये जो रेज आती हैं एक्सरेज, उनको क्या कर देती है, वो उनसे इन जो स्टोन्स है इनके द्वारा क्या होती है, पास हो जाती है आगे की साइड, जिसकी वजह से कैसे दिखने में ब्लैक और डार्क कलर के दिखते हैं। दिस इज कॉल्ड द रेडियोल्यूसेंट्स, मतलब ऐसे मतलब सब्सटेंसेस या फिर ये जो स्टोन्स जो कि एक्सरेज को पास करने के लिए अलाउ कर देते हैं इजीली, तो जिसकी वजह से ब्लैक या फिर डार्क कलर के आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज रेडियोल्यूसेंट। ठीक है, अब देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारी जो लीवर होती है वो सीक्रेट करती है किसको, कोलेस्ट्रॉल को। बॉडी के अंदर जो भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है वो लीवर पर आ जाता है तो लीवर उसको सीक्रेट करती है। ठीक है, जब भी लीवर इस कोलेस्ट्रॉल को सीक्रेट करती है तो उसको हमेशा यूनिलेमुलर वेसिकल्स की फॉर्म में निकालती है। यूनिलेमुलर वेसिकल्स होता है मतलब ये हमारा कोलेस्ट्रॉल हो गया, और इसके अराउंड एक लेयर होती है किसकी, फॉस्फोलिपिड की, दैट इज कॉल्ड यूनिलेमुलर वेसिकल्स। ठीक है, अब जैसे कि लीवर ने कोलेस्ट्रॉल निकाला, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल किसकी फॉर्म में बनेगा, यूनिलेमुलर वेसिकल फॉर्म में, और साथ में क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल लीवर जो उसी मात्रा में बाइल सॉल्ट्स का भी प्रोडक्शन करती है। ये बाइल सॉल्ट्स कोलेस्ट्रॉल वगैरह से मिलकर मिसेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मिसेल में क्या क्या हो गया, बाइल सॉल्ट्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर क्या था, फॉस्फोलिपिड, तो तीनों चीज क्या होती है, मिलकर मिसेल का फॉर्मेशन करती है। और ये जो मिसेल जो होती है इसको इजिली सोल्यूबलाइज कर लिया जाता है, सोल्यूबल होती है। ठीक है, तो मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, इसका कोई एक्यूमुलेशन वगैरह नहीं हुआ, जो कोलेस्ट्रॉल था वो बॉडी से बाहर निकल चुका है। ठीक है, बट अगर या तो इस कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ये दोनों इक्वल अमाउंट के अंदर बन रहे थे, या तो इस कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इसके साथ जुड़ने वाले बाइल साल्ट्स कम पड़ गए, ये एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि बाइल साल्ट्स का लेवल बहुत ही कम हो गया और अब कोलेस्ट्रॉल इससे जुड़ने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के साथ इसको जुड़ना था तो इसका लेवल क्या है, बहुत ही कम हो चुका है। तो दो सब पॉसिबिलिटी हो गई, या तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया या फिर बाइल साल्ट्स का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया। ठीक है,
तो इन दो पॉसिबिलिटीज के अंदर क्या होता है कि अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक्सीड में पड़ा रहेगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल लास्ट में क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल बच गया, ठीक है, वो बाइल से नहीं जुड़ पाया, बाइल से नहीं जुड़ पाया मतलब सोल्यूबलाइज वो नहीं हुआ, बॉडी के अंदर वो सोल्यूबल नहीं हुआ। तो अब क्या करता है वो कोलेस्ट्रॉल, क्या कर देता है, सुपर सेचुरेशन कर लेता है वहीं पे पड़ा पड़ा। सुपर सेचुरेशन मतलब क्या, जो एक, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल, इस पे एक फॉस्फोलिपिड की लेयर थी, बट सेचुरेशन के सुपर सेचुरेशन से इसके ऊपर मल्टीपल फॉस्फोलिपिड्स की लेयर बन जाती हैं, बहुत सारी मल्टीपल बन जाती हैं, देख मल्टीलेमुलर वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में होता है न्यूक्लिएशन। देखो न्यूक्लिएशन क्या होता है, जैसे कि न्यूक्लिएशन के लिए क्या होता है, दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो नॉर्मल हमारे होता है प्रो न्यूक्लिएटिंग फैक्टर, जो कि क्या करता है, प्रमोट करता है, इस न्यूक्लिएशन को प्रमोट करने का काम करता है, दैट इज प्रो न्यूक्लिएटिंग फैक्टर। एक होता है एंटी न्यूक्लिएटिंग फैक्टर, जिसमें एपोप्रोटीन और लेसिथिन आते हैं, ये क्या करता है, इस न्यूक्लिएशन को कम करने का काम करेगा, ठीक है। अब प्रो न्यूक्लिएटिंग फैक्टर जिसमें म्यूसिन और कैल्शियम है, ये एक्चुअल में नॉर्मल लाइफस्टाइल में ये कम होते हैं, मतलब न्यूक्लिएशन को प्रमोट नहीं करती बॉडी, और एंटी न्यूक्लिएटिंग फैक्टर बॉडी में ज्यादा होते हैं, मतलब वो प्रमोट होने ही नहीं देते, ठीक है। बट ये लेवल जो है, इस कंडीशन के अंदर ये लेवल क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जो प्रो न्यूक्लिएटिंग फैक्टर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब वो प्रमोट कर रहे हैं, और जिसको रोकने वाली जो चीज थी वो ऑटोमेटिकली कम हो चुकी है, ठीक है। मतलब बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लिएशन देखने को मिलेगा। इसके बाद में बिलियरी स्लज होता है, मतलब ये सब चीजें इकट्ठी होती हैं बाइल ट्रैक्ट के अंदर, छोटे छोटे माइक्रोस्टोन्स बनते हैं, और ये माइक्रोस्टोन मिलके गॉल स्टोन्स, बड़े बड़े स्टोन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं गॉल ब्लैडर में, दैट इज गॉल स्टोन। ओके, सो ये क्या होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स का, ठीक है। ये जो होते हैं जनरली, इसमें एक फैक्टर और भी होता है कि गॉल ब्लैडर की अगर हाइपोमोटिलिटी होती है, मतलब गॉल ब्लैडर की एक नॉर्मल मोटिलिटी होती है, वो उस फॉर्म में स्क्वीज करता है ताकि अंदर जो बचा हुआ जो बाइल है उसको वो बाहर निकाल पाए। बट क्या होता है, कभी कभी गॉल ब्लैडर जो होता है उस फोर्स के साथ, उस अमाउंट के साथ वो क्या करता है, वो मोटिलिटी शो नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो बाइल होता है वो अंदर ही अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है और स्टोन्स का फॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है। तो दैट हाइपोमोटिलिटी ऑफ गॉल ब्लैडर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन्स। ओके, अब हमने फर्स्ट पढ़ लिया दैट इज कोलेस्ट्रॉल स्टोन। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, वो कौन सा होता है, पिगमेंट स्टोन्स। सो पिगमेंट स्टोन्स क्या होते हैं, ये रेडियो ओपेक होते हैं। रेडियो ओपेक मतलब ये जो एक्सरेज, जब एक्सरे परफॉर्म करवाएंगे तो जो एक्सरेज हैं वो क्या होती है, इनके इनके थ्रू क्या होती है, वो पास नहीं हो सकती, मतलब ये कैसे दिखेंगे, अपन को व्हाइटिश कलर के दिखेंगे, ठीक है। अब पिगमेंट स्टोन जो होते हैं फॉर्म्ड होते हैं किसकी वजह से, एक्सेस में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के बनने की वजह से। बाइल के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, पिगमेंट स्टोन का फॉर्मेशन होता है। और ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, वहीं पे इकट्ठे होते हैं और कैल्शियम साल्ट के साथ जुड़ जाते हैं। जब ये कैल्शियम साल्ट के साथ जुड़ेंगे देन वहां पे क्या बन जाएंगे, स्टोन्स बन जाएंगे, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, तो ब्लैक पिगमेंट्स और एक होते हैं ब्राउन पिगमेंट्स। ब्लैक पिगमेंट्स कब देखने को मिलते हैं, जब स्टेराइल गॉल ब्लैडर होता है, मतलब गॉल ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन नहीं होता, उस टाइम पे देखने को मिलते हैं। और ये क्या होते हैं, ये कैल्शियम बिलीरुबिनेट के बने हुए होते हैं, प्योर कैल्शियम बिलीरुबिनेट, ओके। बल्कि ब्राउन पिगमेंट जो होते हैं इन्फेक्टेड गॉल ब्लैडर के अंदर देखने को मिलते हैं, और ये कैल्शियम बिलीरुबिनेट के साथ साथ इनमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है और प्रोटीन, इन सभी मिलके ये बनते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज द मिक्स्ड स्टोन। मिक्स्ड स्टोन क्या होंगे, जो दोनों से मिलके, जिनमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स भी होंगे और जिनमें पिगमेंट स्टोन्स भी होंगे, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड स्टोन, ओके। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, कि कौन कौन से जो कंडीशंस होते हैं जिसके अंदर कॉलीलिथियासिस पर्सन को हो सकता है। सो इसके अंदर 4F हम पढ़ेंगे, 4Fs होते हैं। 4Fs में क्या होते हैं, फीमेल के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं, जो 40 के बाद में ज्यादा चांसेस होते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन के। दूसरा जो फैटी पर्सन होगा उसके अंदर ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियसली अपन को पता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा जो फर्टाइल फीमेल्स होती है उनके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होंगी। प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर देखो, प्रेगनेंसी के दौरान वैसे बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस वगैरह होते हैं, उसके साथ ना कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है ना वो भी बढ़ता है, क्योंकि वेट गेन होता है ना, सो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है बॉडी के अंदर। सो उसकी वजह से भी हो सकता है फैट का वगैरह भी एक्यूमुलेशन भी ज्यादा होता है बॉडी के अंदर। दूसरा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकते हैं। हिमोलाइटिक एनीमिया वगैरह के केसेस के अंदर, या फिर इलियल डिजीज अगर कोई हो उसके अंदर, या फिर जो ओबेस पर्सन होता है उनके अंदर, ये क्या होती है, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन जो है वो कॉज कर सकते हैं, ओके।
क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन के अंदर क्या होता है, ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। मतलब कभी कोई सिम्टम पेशेंट को महसूस ही नहीं होते, फील ही नहीं होते, कोई सिम्टम्स नहीं आते। ये क्या होती है, ये एक्सीडेंटली डायग्नोज होते हैं कि कभी ऐसे ही नॉर्मल चेकअप्स के अंदर हमने यूएसजी वगैरह करवाई और उसके अंदर डायग्नोज हो गया कि हाँ इसको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स वगैरह हैं, ठीक है। या फिर कभी एलएफटी वगैरह करवा ली तो डायग्नोज हो गया। सो इस टाइप से नॉर्मली तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये एसिम्प्टोमेटिक ही रहते हैं। सेकेंड हो सकता है कि सिम्टोमेटिक भी हो। तो सिम्टोमेटिक अगर होंगे तो देखो देन पर्सन को नोजिया, वॉमिटिंग ये तो देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके साथ बिलियरी कॉलिक जो होता है वो भी देखने को मिल सकता है। बिलियरी कॉलिक मीन्स जो बाइल ट्रैक्ट होगा इसका, या जो बाइल प्रोड्यूस मतलब गॉल ब्लैडर, वहां पे क्या होगा, कॉलिक देखने को मिलेगा। अब इसको बिलियरी कॉलिक ही क्यों बोला, क्योंकि देखो जो नॉर्मल कॉलिक पेन होता है उसमें क्या होता है, उसकी नॉर्मल कॉलिक पेन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, वो पेन कंटिन्यूस रहता है बहुत टाइम तक, है ना। बट ये क्या होता है, ये पेन जो होता है ना तो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, अपनी इंटेंसिटी के अंदर सेम रहता है, बल्कि कॉलिक पेन इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो होता है पेन अकर, ये पेन जो है सडनली अकर करता है एंड कम से कम 2 घंटे तक रहता है, ठीक है। उसके ज्यादा ये नहीं रहता। अगर मान लो अगर ये और भी ज्यादा 2 घंटे से लेके और आगे जैसे 6 घंटे और ज्यादा रह रहा है, मतलब वहां पे आगे कॉम्प्लिकेशंस होने लगे हैं बॉडी में, जैसे कि पेनक्रियाटाइटिस वगैरह, या फिर और जो है कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं उस केस के अंदर, ठीक है। बाकी इसका पेन जो है 2 घंटे तक ही परसिस्ट करता है। दूसरा पर्सन को पेन कहाँ होगा, पर्सन को पेन जो एपिगेस्ट्रियम वाला रीजन होता है राइट साइड के अंदर, जहाँ पे हमारी लीवर होती है, उसी साइड में पेशेंट को क्या होता है, पेन फील होता है। जो राइट अपर क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर पेशेंट को क्या होता है, पेन फील होता है। ये पेन जो होता है वो रेडिएट करता है सॉरी मैं यहाँ पे इसके अंदर इंट्रास्कैपुलर होता है। इंट्रास्कैपुलर रीजन जो होता है उसके अंदर पेन फील होता है। एक तो जो हमारे पीछे की साइड जो स्कैपुला होती है हमारी दो, उन स्कैपुला के बीच में पेन फील हो सकता है, या फिर जो राइट वाली जो स्कैपुला है, क्योंकि राइट साइड में लीवर है, लीवर के नीचे तो होता है ये गॉल ब्लैडर। सो राइट ये वाले रीजन से, एपिगेस्ट्रियम वाले रीजन से हमारी जो राइट स्कैपुला होगी उसके टिप के ऊपर भी पेन जा सकता है, रेडिएट कर सकता है, ठीक है। और या फिर जो आप अगर कोई पर्सन जो अगर फैटी मील लेता है जिसमें फैट ज्यादा होता है, उसके बाद में ये पेन जो होता है बाइलियरी कॉलिक वाला वो एग्रावेट कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ हो गए। उसके बाद में नोजिया एंड वॉमिटिंग जो होते हैं वो भी इसके क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि इन्वेस्टिगेशन अब क्या क्या परफॉर्म करवा सकते हैं। देखो सबसे पहले जब अगर पेशेंट है हमारे पास आएगा तो उसको या तो कोई सिम्टम्स ही नहीं होंगे, या तो ये ऐसे रेंडमली ये फाइंड आउट होगा कि वो पर्सन को गॉल स्टोन्स है, ठीक है, मतलब जब वो एसिम्प्टोमेटिक होगा। या फिर ऐसे हो सकता है उस पर्सन को सीवियर बिलियरी कॉलिक वगैरह हो रहा है एंड देन वो पर्सन हमारे पास में आ रहा है। देन हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं कि उसको कहाँ पे पेन वगैरह ये हम देख सकते हैं कि पेन कैसे रेडिएट हो रहा है, पेन का नेचर कैसे, मतलब किस टाइप का पेन है, सीवियर है, 2 घंटे से था, या फिर कुछ खाना खाने के बाद में उसको एग्रावेट हुआ है, कितने टाइम से उसका पेन है, ये सब चीजें हम नोटिस कर सकते हैं। उसके अलावा मर्फी साइन भी देख सकते हैं। मर्फी साइन में क्या होता है, जो एपिगेस्ट्रियम वाला रीजन होता है उसको हम प्रेस करते हैं तो पर्सन जो होता है उसको सांस नहीं आ पाता पेन की वजह से, मतलब इतना ज्यादा सीवियर उसको पेन होता है, ठीक है। तो वो मर्फी साइन के अंदर आ जाता है। तो ये सब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशंस कर सकते हैं। उसके बाद में पेशेंट को कुछ इन्वेस्टिगेशंस परफॉर्म करवाते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम पेशेंट का एब्डोमेन एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे के अंदर हमको देखने को मिल जाएगा कि कोई और पैथोलॉजी वगैरह तो नहीं है, यही पैथोलॉजी है जिसके अंदर गॉल स्टोन्स वगैरह हैं, ये सब चीजें हमें एक्सरे में फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद में हम अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं डायग्नोसिस बेसिस पे, अगर आप करवाना चाहें तो अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं। उसके अलावा ओरल कोलेसिस्टोग्राफीज होती है। ओरल कोलेसिस्टोग्राफी क्या होती है, पहले ज्यादा यूज की जाती थी। इसके अंदर क्या होता था, पर्सन को है आयोडीन डाइट जो है ना, आयोडीन डाइट जो है उसको दी जाती थी। डाइट के अंदर कुछ आयोडीन दिया जाता था एज ए डाई की फॉर्म में, और वो जब अंदर आता था पर्सन उसको swallow कर देता था। उसके बाद में लीवर में उसको कंसंट्रेट करके गॉल ब्लैडर के अंदर भेज दिया जाता था। वहां पे अब मतलब कि जब हम एक्सरे वगैरह करवाते थे तो हमें वो डाई जो है एकदम साफ दिखती थी और स्टोन्स जो है वो भी दिख जाते थे वहां पे। अभी इसको इतना ज्यादा वो यूज किया नहीं जाता। उसके अलावा हम लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं लीवर की कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए। उसके अलावा हम एमआरसीपी और ईआरसीपी, आई थिंक आपको पता होगा कि एमआरसीपी जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस कॉलेंजियो पेनक्रोटोग्राफी होती है, और ईआरसीपी जो होती है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कॉलेंजियो पेनक्रोटोग्राफी होती है। एमआरसीपी जो होता है एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है जिसके अंदर बाहर से ही जो है हमें पता चल जाता है कि अंदर क्या कंडीशन चल रही है पेनक्रियाज वगैरह या फिर अपनी जो ऑर्गन्स है गॉल ब्लैडर वगैरह की। ईआरसीपी के अंदर क्या हो जाता है, ये एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड होता है, एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। इसके अंदर क्या
क्या होता है, हम जो एक एंडोस्कोप जो है उसको अंदर की तरफ इंसर्ट करते हैं ऑरली, एंड देन हम वो जैसे जैसे अंदर जाता है एंडोस्कोप की हेल्प से हम कंडीशन का पता चल जाता है कि क्या कंडीशन चल रही है अंदर बाइल वगैरह की, पेनक्रियाज वगैरह की। ओके, सो इसको इन दोनों को यूज़ किया जाता है और ये कंडीशन पे बेस्ड होता है कौन सा यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा सिटी स्कैन वगैरह जो होते हैं ये हम करवा सकते हैं पेशेंट की, और एट लास्ट हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि पेशेंट को एक्चुअल के अंदर गॉल स्टोन वगैरह की कंडीशन है कि नहीं है। ओके, उसके अलावा क्या होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे कि अगर लंबे समय से अगर ये चीज़ चल रही है, पर्सन बार बार इग्नोर कर रहा है, देन उसको कॉलिसिस्टाइटिस भी हो सकता है, मतलब ये जो गॉलब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एक्यूट केस में भी हो सकता है, और अगर ये चीज़ रिकरेंट है, बार बार हो रहा है, देन ये क्रॉनिक भी हो सकता है। ठीक है, कॉलिडोकोलिलिथेसिस वगैरह कंडीशंस देखने को मिल सकती है आगे, और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो डक्ट्स वगैरह उनमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जॉन्डिस वगैरह देखने को मिल सकता है, कॉलेंजाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, पेनक्रियास के अंदर देखने को मिल सकता है। एट लास्ट अगर ये कंडीशन बहुत लंबे समय से अगर चल रही है तो गॉल ब्लैडर का कार्सिनोमा जो है वो भी पर्सन के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। सो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो इनको ट्रीट वैसे ही नहीं किया जाता जब इनके कुछ सिम्टम्स ही नहीं आएंगे तो। उसके अलावा ये सिम्टोमेटिक भी हो सकता है। सिम्टोमेटिक अगर होते हैं तो सिम्टोमेटिक के अंदर पेशेंट हमारे पास कब आएगा, जब उसको या तो बिलियरी कॉलिक है या फिर बार बार कॉलिक होने के बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो गया। देन जो नॉर्मली जो प्रोसीजर किया जाता है दैट इज कॉलिसिस्टोमेक्टोमी कर दो, उसका पूरा बॉल ब्लैडर जो है उसको निकाल के बाहर रख देते हैं हम, क्योंकि अगर बाकी के अगर प्रोसीजर्स करेंगे तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कंडीशन वापस वो डेवलप हो सकती है। तो ऐसा रिस्क हम नहीं लेते, हम पूरे के पूरे गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉलिसिस्टोक्टोमी हो गया। लेप्रोस्कोपी कॉलिसिस्टोमी लोग अपने अकॉर्डिंग प्रीफर करवा सकते हैं कि लेप्रोस्कोपी से। फिर थर्ड है डिजॉल्व और फ्रेगमेंटेड विद इन द गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर के अंदर ही इनको डिजॉल्व भी कर दिया जाता है, फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया जाता है, फिर इनको मैकेनिकली रिमूव कर दिया जाता है, ये भी हो सकता है। फोर्थ है मेडिकल डिजोल्यूशन थेरेपी, जिसके अंदर ये होता है यूर्सो डीऑक्सीकॉलिक एसिड, यूर्सो डीऑक्सीकॉलिक एसिड इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसको ये डिजोल्व कर देता है, उनको जो स्टोन्स होते हैं उनको डिजोल्व कर देता है, बट इनको कुछ केसेस होते हैं उसी के अंदर इनको यूज कर सकते हैं। अगर रेडियोल्यूसेंट स्टोन्स है, मतलब सिर्फ कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स है, तो उन्हीं केसेस में इसको यूज कर सकते हैं। या फिर अगर स्टोन की साइज लेस देन 15 mm होती है, देन ही हम इसको यूज कर सकते हैं यूर्सो डीऑक्सीकॉलिक एसिड को। गॉल ब्लैडर अगर बहुत नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, कुछ ज्यादा दिक्कत है नहीं गॉल ब्लैडर के अंदर, बाकी सिर्फ स्टोन्स हैं, देन हम ये परफॉर्म करेंगे। या फिर सिम्टम्स या तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे, फिर बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स अगर पेशेंट के अंदर है, देन इन 3-4 केसेस के अंदर ही हम जो यूडीसीए वाला ये जो प्रोसीजर है इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको प्रिफर नहीं करेंगे। ठीक है, और एट लास्ट एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी देते हैं, मतलब इसके अंदर कुछ बाहर से जो है शॉक वेव्स दी जाती है, वो अंदर जो स्टोन्स होते हैं उनको ये खत्म कर देती हैं। ठीक है, तो ये कुछ समर पास हैं, बट इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर बार ना वापस कंडीशन जो है ना पहले जैसी हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कंडीशन रिवर्स वापस डेवलप होने के। ठीक है, सो इतना ज़्यादा रिस्क ना लेके डायरेक्ट कॉलेसिस्टोक्टोमी जो है डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा इसको प्रीफर करते हैं। ठीक है, सो ये इसी के साथ हमारा गॉल स्टोन जो है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।